कैसे हैं भाई? शोभा, मैं तो संदीप, दिबाग्नि, ऑल गुड। रेखा, धीमांजी, सूरज खरे, फटाफट आ जाइए, क्लास को शुरू करें। ऑल गुड। चलो जी, बहुत बढ़िया। आई हैव अ डाउट ऑफ वर्ब मैम। पूछिए शैली। राधे राधे जी। अब अच्छा होता आप साथ ही लिख देती, अब आपका मैसेज ऊपर चला जाएगा, पता नहीं कब आएगा। सीमा कर्मा जी मैम, ओके, ऑल गुड। चलो बढ़िया है सब। क्लास को शुरू करते हैं। नाउन एक नेमिंग वर्ड, जिसके बारे में नेमिंग नेमिंग के चक्कर में तो है नहीं मैम। बेटा, जो जिसको नॉलेज है सारी भाषाओं की, उसे लिंग्विस्ट कहते हैं। जो बोल सकता है वो पोलीग्लोट है। ठीक है प्रीति? बाकी आपको ऐसा कुछ देने नहीं वाला वो। गवर्नमेंट मैम सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है बेटा सतीश, और क्या। और बताइए। जी जी जी, बिल्कुल कामना, बिल्कुल ठीक हूँ। ओके जी, करें शुरू। है तो एक नेमिंग वर्ड, और इसने दिमाग खा रखा है, कभी कुछ कभी कुछ, पर क्या करें, करना पड़ेगा ना। चलिए, आज हम कुछ और आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं। वर के बाद मैम बीइंग क्यों आता है? वर के बाद बीइंग क्यों आता है? बेटा, बी की जो फॉर्म है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस को देती है, जब एक्टिव वॉइस में V1 प्लस आईएनजी हो। बीइंग इसलिए आया क्योंकि वो पासिव वॉइस है। गवर्नमेंट एक यूनिट है सतीश। गवर्नमेंट कोई पर्सन या पर्सन का सेंस नहीं। गवर्नमेंट एक यूनिट है। सरकार। अब सरकार का सेंस ये नहीं है। सरकार की अपने पॉलिसी है, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है हमारे देश में भी। हम वो कैप जी, हाँ बिल्कुल, वो कैप का भी होगा पल्लवी शर्मा। कुछ नहीं पूछना, चलो बहुत बढ़िया। अच्छी बात है, पढ़ के आए हैं। मैं अगर किसी दिन पूछ लूं, मैं कल पूछूंगी। चले करें मीनू जी शुरू। चलो जी, आज की क्लास के का पहला कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हम देखेंगे नाउन प्रपोजिशन। नाउन के बारे में देखो बेटा। विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर इन्वेडेड बाय खिलजी, तो रोज अपॉन रोज ऑफ लाइट्स वर डेकोरेटेड बाय हर। तो इसमें एक रूल हमारा काम करता है। अब रूल का भी मैं समझाऊंगी, मैं रूल से कभी कुछ सिखाती नहीं हूँ, इसलिए रीजन बताऊंगी उसका। अगर हमारी नाउन यहाँ पर जो प्रयोग हुई है, वही सेम नाउन आगे भी प्रयोग हो जाए, ध्यान से इधर ध्यान दीजिए। तो कुलसुम जी, कभी कभी ऐसा होता था होगा, हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है। वैसे हम कोशिश करते हैं कि ना हो। मैम वर हेल्पिंग वर्ब है। अरे यार, क्या हो गया है, पैसिव वॉइस नहीं जानते क्या? वर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद अगर आईएनजी है तो वो तो आनी ही है ना। अब बी है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आनी ही है, इसे ही तो हम पैसिव वॉइस कहते हैं। बेटा ऐसे ही आपको दिमाग में चल रहा है, परेशानी कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली जो हर टेंस में है बी प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी बी प्लस थर्ड फॉर्म है। भैया कंफ्यूजन था, ये कह रहा है मैं आईएनजी लूंगा, पैसिव वॉइस कह रहा है मैं बी का फॉर्म लूंगा, तो ये कैसे करता है? इसने बीइंग बना लिया अपने आप को कि यार तेरा भी काम चल जाएगा, मेरा भी काम चल जाएगा, दोनों को सेटिस्फाई करना इसकी तो मजबूरी है ना। हाँ जी, समझे बात? अगला देखिएगा। प्रपोजिशन अगर बीच में प्रयोग हुई है और उसी नाउन का प्रयोग उस प्रपोजिशन से पहले और उसी नाउन का प्रयोग उस प्रपोजिशन के बाद है, ऐसे केस में जो हमारी नाउन शुरू हो रही है, जो शुरू हो रही है वो, झरना इस बार इस सैटरडे करवा देंगे। वैसे तो करवा दिया था यार, हमने टेलीग्राम पे डाल भी दिया था। हैंड इन हैंड, ये प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन है। अब देखिएगा, यहां पर हैंड है, हैंड, हैंड्स इन हैंड्स नहीं, डोर्स टू डोर नहीं, डोर टू डोर, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड्स फॉर वर्ड्स नहीं, डे बाय डे, डेज बाय डे नहीं। इसका रीजन भी आपको, सॉरी, सिटी आफ्टर सिटी। देखिए समझाते हैं। मान लो एक
एग्जाम्पल लीजिए, विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर इन्वेडेड बाय खिलजी। खिलजी के द्वारा विलेजेस से विलेजेस पर क्या किया गया, आक्रमण किया गया, उनको हासिल कर लिया गया। अब खिलजी साहब जी यहां से चल रहे हैं, ये हमारा ए गांव है, ये बी गांव है, ये सी गांव है, ये डी गांव है। तो ऐसा नहीं करा खिलजी भाई साहब ने कि पहले तो ये 20-30 गांव को इन्वेड करता हूं, नहीं, विलेज आफ्टर विलेज, मतलब कि एक विलेज फिर उसके बाद ये विलेज, तो एक ही साइमल्टेनियस टाइम पर एक विलेज के बाद विलेज था। ऐसा नहीं कि 10 विलेज के बाद 10 विलेज थे। इसी तरह देखिए, रोज अपॉन रोज ऑफ लाइट्स वर डेकोरेटेड बाय हर। अब उसने दिए जलाए हैं भाई, तो पहले एक रो लगाई है, फिर अगली रो लगाई है, या फिर रोज का मतलब ये कहना चाह रहे हैं 8 रोज एक साथ और फिर 8 रोज, फिर प्लूरल का मतलब तो यही हुआ ना, नहीं, एक रो फिर अगली रो फिर अगली रो, ये रो फिर अगली रो फिर ये रो अगली रो। तो जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो एक सिंगुलर से दूसरी सिंगुलर का, इसलिए हमने इसको रूल भी कह लिया कि ऑलवेज क्या यूज करिए, अगर कोई सेम प्रपोजिशन सेम नाउन किसी प्रपोजिशन के बाद और उससे पहले है, तो ऐसे केस में जो नाउन यूज करनी है वो हमेशा इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना इजी कॉन्सेप्ट है और सवाल आते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो आप सिंगुलर नाउन का प्रयोग करिए, रोज अपॉन रोज का प्रयोग नहीं, रो अपॉन रो का प्रयोग करेंगे। क्लियर एवरीवन, समझ में आई बात? क्यों है ऐसा, इसका भी रीजन समझिए। कभी भी आप जैसे डोर टू डोर, हम कहते हैं नेता वगैरह जो जब इलेक्शन होता है तो डोर टू डोर कैंपेनशिप करते हैं, सुना होगा। तो ऐसा तो नहीं करते ना कि 8 डोर्स में एक बार घुस गए, मतलब 8 घरों में, नहीं, डोर टू डोर, पहले इस डोर में फिर अगले में अगले घर फिर अगले घर। तो एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली हम 2 घरों की बात कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं डोर टू डोर। अब डोर टू डोर, पहले डोर टू डोर अगला डोर, फिर अगले से अगला डोर, अगले से अगला डोर। डे बाय डे, हमने कहा डे बाय डे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो मंडे के कंपैरिजन में ट्यूसडे को, ट्यूसडे से वेंसडे को, वेंसडे से फ्राइडे को, इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, हम सब भेजेंगे मुझे, यस मैम, क्लियर क्लियर भाई। तो डोर टू डोर हो, ध्यान यही रखना है जब भी कोई प्रपोजिशन बीच में है और दोनों तरफ सेम नाउन है तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। समझ गए बात? क्लियर एवरीवन? हाँ जी, आगे चलो। हाँ जी, देखते हैं नाउन बेस्ड ऑन सेंस। अब नाउन बेस्ड ऑन सेंस से मेरा क्या लेना देना है, इस बात को जरा समझेंगे। कहीं पर ना कोई रूल ही काम नहीं करता। कुछ वर्ड्स ऐसे एग्जाम में पूछे गए, कोई क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है ऐसे जिनको मतलब सीधा ही लिख दिया गया ये यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, और भाई ये बिल्कुल आ सकता है। इंग्लिश तो सेंस का भी तो पॉइंट है यार, जहां पर सेंस ही ठीक नहीं बैठ रही होगी वहां पर आप उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। चलो जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन, विद द एडवांसमेंट ऑफ विंटर द डेज ग्रो शॉर्टर वाइल द नाइट ग्रो लॉन्गर। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, एडवांसमेंट हो रहा है, जो दिन है वो छोटे हो रहे हैं और रातें लंबी। तो ऐसा जब भी हम इस सेंटेंस को देखेंगे, मैम आप लिखी हुई डलवा दिया करें। क्या कुलसोम जी, कभी कभार ऐसा हुआ होगा बेटा, मैं सेव नहीं कर पाई होंगी, अदरवाइज तो आप लिख लीजिए उसमें से देखकर। मैक्सिमम तो लिखा हुआ आता है ना सबके पास। अच्छा, अगर आप इस सेंटेंस को देख रहे हैं, तो आपको लगेगा यार कोई दिक्कत तो है नहीं, मुझे तो लग नहीं रही, तुम्हें लग रही है? हाँ, ऐसे देखने में हमें कोई दिक्कत लगने नहीं वाली है क्योंकि देखो एडवांसमेंट, लेकिन गड़बड़ है यहाँ पर, एडवांसमेंट वर्ड के साथ गड़बड़ है। एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस, प्रोग्रेसिंग वे है यार। बोले इन्वेंटर की प्रोग्रेसिंग नहीं यार, एडवांसमेंट बिजनेस की हो सकती है ना। एडवांसमेंट आपकी पढ़ाई की भी हो सकती है, आपके काम की हो सकती है, पर विंटर की प्रोग्रेसिंग नहीं हो सकती। विद द, यहाँ पर एडवांसमेंट वर्ड ही गलत है। अब इसका कोई रीजन, सिर्फ सेंस बेस्ड हुआ, हमें यहाँ पर वर्ड यूज करना चाहिए ऑनसेट। विद द ऑनसेट ऑफ विंटर, विंटर के आते ही क्या हो जाते हैं, दिन बड़े और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे विंटर का एडवांसमेंट नहीं, ऑनसेट हो रहा है। ऑनसेट का मतलब
आना चलना, प्रोग्रेस नहीं है यार, विंटर में प्रोग्रेस लगता है क्या तुम्हें? मौसम प्रोग्रेस कर रहा है, इज इट मेक एनी सेंस इन हिंदी? हिंदी में नहीं बना पा रहा तो इंग्लिश में कैसे? तो एडवांसमेंट वर्ड गलत है। जब भी आप किसी ऋतु के आने की बात करेंगे तो जो परफेक्ट यहाँ पर वर्ड यूज करना चाहिए वो एडवांसमेंट नहीं, ऑनसेट यूज करना चाहिए, ठीक है? क्लियर? मीनू एक बार वापस जाओ, अपडेट कर रखा है आपने? अपडेट कर लिया करो टाइम टू टाइम भाई, एक तो चीज अपनी एप्लीकेशन को हमेशा अपडेट करके चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन अननोइंगली ऑक्यूपाइड अ फीमेल सीट। अब इसको देखेंगे यहाँ पर भी हमें ठीक ही लगेगा। बोले यार कोई दिक्कत नहीं है, द मैन अननोइंगली मतलब उसको पता नहीं था, अनजाने में उसने ऑक्यूपाई कर ली, मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा। ये बस होगी, इस बस में यहाँ पर 4 सीट बना रखी है जहां पर ऑफ कोर्स विमेन को बैठना है, और यहाँ पर ये जो है बाकी सब है, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर कोई दिक्कत ही नहीं है तो भैया कहीं पे भी अब वो आदमी चढ़ा है और इस पे बैठ गया है, बस ये कहना चाह रहा है। द मैन अननोइंगली ऑक्यूपाइड अ फीमेल सीट। अब देखने में ठीक है मैम, फीमेल सीट पे बैठ गया, पर फीमेल वर्ड गलत है। फीमेल और मेल आपको पता है ये दोनों एडजेक्टिव भी हैं, दोनों एडजेक्टिव भी हैं, और मैन या फिर एनिमल्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा जैसे आप बोलते भी हैं मेल कैंडिडेट, सुना है मेल कैंडिडेट? एनिमल, मैन, विमेन जो इंडिकेट करना है हमें, उस केस में हम मेल और फीमेल वर्ड को यूज करते हैं। मेल फीमेल एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, जैसे हम बोलते हैं मेल कैंडिडेट, बोलते हो ना मेल कैंडिडेट। समझ में आ रही है बात? जी मैम, फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ये फीमेल सीट नहीं होना चाहिए, ये जो सीट है तो निर्जीव है। तो निर्जीव के साथ मेल फीमेल मत लगाइए, फिर क्या लगाए मैम? आपको जो बोलना चाहिए स्पेसिफाइड उसको करिए। ये जो सीट है ये लेडीज सीट है। अच्छा कभी सुना है फीमेल टेलर? लेडीज है ना, फीमेल टेलर का मतलब हो गया कि वो जो फीमेल है, नहीं वो जो टेलर है वो फीमेल हो गई। पर अगर हम उसके प्रोफेशन की बात करें कि वो कपड़े जो सिलती है, महिलाओं के सिलती है, तो हम क्या यूज करते हैं? तो आपको जो सही वर्ड यहाँ पर यूज करना चाहिए वो फीमेल सीट नहीं, लेडीज सीट को यूज करना चाहिए। आप कहीं पर भी देखेंगे ना, कहीं पर लिखा हुआ भी, वैसे तो देखो गलत लिख दे तो कोई कह नहीं सकते, पर अगर लिखा हुआ भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लेडीज लिखा रहता है, लेडीज डिपार्टमेंट या फिर लेडीज वॉशरूम ऐसे लिखा मिलता है ना। तो सीट के साथ आपने कहा निर्जीव है, यहाँ पर मेल फीमेल का यूज मत करिए, यहाँ पर लेडीज का यूज करिए। मेल फीमेल एक एडजेक्टिव है जो किसी या तो जीव जंतु के यूज किया जाता है उनको मेल और फीमेल बताने के लिए, या फिर इंसानों के लिए किया जा सकता है, ठीक है, जैसे मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट। तो ये जो है सीट ये निर्जीव है, यहाँ पर लेडीज का यूज प्रेफरेबल होगा, ठीक है, हमें करना ऐसा चाहिए। क्लियर? तो भैया पवन जी फिर आपका तो कुछ नहीं हो सकता, आप प्लीज पहले पीछे जाइए और क्लासेस देखिए, अपना अपना दिमाग और बिल्कुल दही मत करिएगा, आपका ही होगा, मेरा तो नहीं हो सकता, पर हाँ थोड़ा दुख होगा। इस प्रकार से अगर आप मान लो कि कोई भी बच्चा है जो 5 मिनट पहले क्लास लेके और लाइव में जुड़ जाता है, उसका भला नहीं हो पाएगा। तो आपको नाउन की पिछली क्लास आती ही नहीं है और आप इसमें आ गए हैं, तो बेटा ये आपकी गलती है और पूर्ण रूप से आपकी गलती है। ध्यान, अच्छा असल में ना मैं एक चीज कर लेती हूँ, जैसे ही क्लास में आऊँ सबसे पहले ये बोलूं कि जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो इस क्लास में ना रहे, चले जाएं, अदरवाइज आपको नेगेटिव फीलिंग आएगी, नेगेटिव फीलिंग कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। या फिर आप ऐसा भी हो सकता है, जो जिनके दिमाग काबू में नहीं रहते वो तो ये भी कह सकते हैं कि मैम को तो आता नहीं कुछ भी, ऐसा भी हो सकता है। तो खैर उससे सेकंड स्टेटमेंट से तो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं, पर पहली स्टेटमेंट जब आप खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम ही मैं हूं यार, ठीक है। देखिएगा, नाउन बेस्ड ऑन सेंस। दूसरा कुछ और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, देयर इज नो स्पेस इन दिस कार फॉर एनीवन एल्स। किसी और के लिए इस कार में स्पेस नहीं है। सुनने में ये बात एकदम ठीक लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं कहूंगी ये स्पेस वर्ड यहाँ पर गलत है। स्पेस का मतलब क्या हुआ? अच्छा सुनो,
कार में आप 5 लोग बैठ जाए फॉर एग्जाम्पल, 2 मिनट सुनो मेरी बात, 5 लोग बैठ जाए, क्या उसके बाद भी उसमें कोई स्पेस होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। स्पेस क्या होता है? खाली जगह को स्पेस कहते हैं। तो कार में तो बहुत सारा स्पेस है बेबी, हवा तो है ना, जहां पर हवा है वो स्पेस में ही तो है। तो स्पेस वर्ड गलत है, स्पेस वर्ड को यूज ही नहीं करना चाहिए। वो पर्टिकुलर सीट है, तो इस सेंस में या तो सीट के ये, या फिर एक अच्छा वर्ड है रूम, देर इज नो रूम। स्पेस वर्ड करना ही गलत होगा, ठीक है। कामना जी देख लीजिए बेटा, अब मैं कह नहीं सकती, क्या पता कुछ रह भी जाए, डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ चुके हैं। देर इज नो स्पेस, स्पेस वर्ड यहाँ पर गलत होगा। स्पेस समझ पा रहे हैं? हाँ, लेडीज पार्लर, लेडीज ब्यूटी पार्लर ऐसे भी बोलते हैं, हाँ जैसा भी आप समझ गए होंगे बात को। सोचो ना एक मिनट कि जैसे कार में हम बैठ गए, 5 लोग बैठ गए, क्या उसके बाद भी कोई स्पेस है? स्पेस तो है, सीट के ऊपर बैठा लो, आपके घुटनों में भी स्पेस है, उस पर बैठा लो, या नीचे वो जो पैरों में की जगह होती है वहां पे डाल लो कुछ। स्पेस तो यार चीज के लिए है, कुछ भी आप चीज 5 बैठ गए हैं उसके बाद भी गाड़ी में आप सब्जी रखनी है, रख सकते हो, क्योंकि वो स्पेस में रखी जा सकती है, खाली सी जगह है जो वहां रखी जा सकती है। आप अपने गोदी में रख सकते हो, नीचे कहीं रख सकते हो, सीट के ऊपर अपना, मान लो आपने अपना ब्लेजर उतारा, गर्मी लग रही थी, उसके बाद आपको स्पेशल सीट की जरूरत होगी, या फिर आप उसे हैंग भी कर सकते हो सीट के ऊपर पीछे जैसे हैंग कर लेते हैं, तो दैट्स ऑल्सो स्पेस। तो स्पेस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड जो यहाँ पर हमें नहीं यूज करना चाहिए। हमें क्या बोलना चाहिए? देयर इज नो रूम, नॉट स्पेस। समझ में आई बात? स्पेस नहीं, रूम। वी शिल श्योरली अटेंड अ मैरिज ऑफ आवर फ्रेंड। मैम ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो मुझे कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आती। आएगी गड़बड़ नजर, जब मैं बताऊंगी तो आई जाएगी। आपको तो देखने में स्पेस में भी नहीं आ रही थी, पर मुझे यहाँ पर मैरिज में आ रही है। मैरिज से मेरा क्या लेना देना है? मैरिज एक रिश्ता है, मैरिज एक रिश्ता है। फिर मैम क्या डिफरेंस है? मैरिज, फिर यहाँ पे क्या करूं? वो रिश्ते को अटेंड नहीं करा है, उसने एक फंक्शन को अटेंड किया है। और जब किसी आ, रिश्ते को छोड़कर हम फंक्शन, इस मैरिज के फंक्शन को वेडिंग कहते हैं, तो आप सोचिए कि दे विल श्योरली अटेंड द मैरिज ऑफ आवर फ्रेंड, या फिर फंक्शन ऑफ मैरिज ऑफ आवर फ्रेंड। आप ही सोचिए, आप अपने दोस्त के शादी को अटेंड करेंगे, शादी मतलब आप नहीं करने वाले हैं वहां पर शादी, ठीक है। मैरिज जैसे वर्ब होती है कि अगर मैं कहूं आई मैरी अ गाय हु लव्स मी अ लॉट, तो उसका मतलब क्या हुआ कि, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आई मैरिड अ मैन, तो मैंने उससे शादी करी है जो ऑफ कोर्स मुझसे बहुत प्यार करता है। तो ऐसे में मैंने कहा मैंने करी है, क्योंकि मैं और वो सामने वाला करने वाले थे, ठीक है, तो मैंने उससे कर ली। लेकिन जब आप लोग मान लो शादी में आए थे उसमें, तो आप उस मैरिज फंक्शन में नहीं आए, उस मैरिज का हिस्सा नहीं थे, आप उस फंक्शन का हिस्सा थे। मैरिज का हिस्सा मैं थी या फिर मेरे हस्बैंड थे, आप नहीं थे। तो आप वेडिंग फंक्शन में आए थे, तो आपको यहाँ पर किसी की मैरिज आप अटेंड नहीं कर सकते, आप किसी की वेडिंग अटेंड कर सकते हो। तो मैरिज सही वर्ड नहीं है। तो मैं कह रही हूँ ना, देखने में तो हमें ठीक लगेगा, देखने में तो ठीक लगेगा कि मैरिज भी ठीक है, पर मैरिज नहीं। आपने फंक्शन अटेंड किया है तो से वेडिंग। आगे कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। दे वो सिटिंग अ काउ इन द सेंटर ऑफ द रोड। क्या इसमें कुछ कोई ऐसा वर्ड है जो गलत है, जो उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए? सोच के बताइएगा मुझे भैया। है तो कौन सा मैम? काउ तो नहीं हो सकता, सिटिंग भी नहीं हो सकता है ना, रोड भी नहीं हो सकता, फिर है एक गड़बड़ है, ये यहाँ पर है सेंटर। तो बेटा सेंटर तो वृत्त का होता है, सर्कल का सेंटर होता है, फिर सड़क का सेंटर नहीं होता, सड़क की मिडल होती है। देखो कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका कोई ऐसा नहीं कि मैं रूल नंबर 1 2 3 कर दूंगी, वो तो नहीं कर सकती हूँ। दीज आर ऑल सेंस बेस्ड नाउन। तो सेंटर और मिडल में जो डिफरेंस है, सेंटर वृत्त का हुआ करता है, और जो सड़क है भाई वो तो सेंटर तो नहीं है ना, वो वृत्त तो नहीं है ना, गोल तो नहीं है ना, तो हम उसका सेंटर कैसे बोल रहे हैं? बोलने में सेंटर जरूर है। समझ में आई बात? तो क्या किसका यूज करूं, किसका बोलूं? मिडिल का यूज करूं, है ना। आप हमें मैम शादी में बुलाएंगे क्या? शादी में कर चुकी हूँ, तो शादी में अब कैसे बुलाऊं? वापस से करूं? चलो किसी दिन बुलाएंगे।
नेक्स्ट वर्ड, दीज ट्राइब्स फॉलो सम स्ट्रेंज हैबिट्स। अब अगला क्वेश्चन, दीज ट्राइब्स फॉलो सम स्ट्रेंज हैबिट्स। ये भी ठीक है कि ये जो ट्राइब्स हैं, जो जनजातियां हैं, ये फॉलो करती हैं, अनुसरण करती हैं एक स्ट्रेंज अलग सी हैबिट्स का। बेटा जब जिस चीज को, जिन हैबिट्स को, वैसे तो बोलने में हैबिट्स भी ठीक है, पर जिन हैबिट्स को पूरी की पूरी ट्राइब, पूरी की पूरी प्रजाति अगर फॉलो करती है तो वो ट्राइब रह नहीं जाती, हैबिट्स रह नहीं जाती। तो फिर हम उस केस में उनके लिए क्या यूज करते हैं? भैया कल ही बताए थे यार हम, किसी को याद है या फिर तुम क्लासेस को ऊपर ऊपर से देख रहे हो? जब भी हम पर्टिकुलर, वेरी गुड मैम, कस्टम का यूज करेंगे, बहुत बढ़िया। हैबिट्स नहीं बेटा, जब पूरी प्रजाति की है तो वो उसके रीति रिवाज हैं, हम क्या बोलते हैं उनको? कस्टम बोलते हैं। तो पुलिस हैव अरेस्टेड अ ड्रग डीलर। बेटा ड्रग डीलर नहीं होता, ड्रग तो दवाई होती है, यहाँ पर हम ड्रग्स डीलर की बात कर रहे हैं, ड्रग्स डीलर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं पार्ट एंड टोटल का रूल। पार्ट एंड टोटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी देखने को मिले, तो इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट मुझे बताना पड़ेगा। मान लो कि अब मैंने कोई टेस्ट लिया, मैं आपसे एक 20 मार्क्स का टेस्ट लेती हूँ, आपके डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते हैं, किसी के नंबर 10 आते हैं, किसी के 8 आते हैं, किसी के 14, किसी के 16। बाकी मैं टेस्ट काफी टिपिकल लेती हूँ, तो 4 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा, मैंने आपसे पूछा कि बेटा कितने नंबर आए हैं, तो आप मुझे क्या कहेंगे? लिख के बताइएगा, सोचिए, कॉपी में लिखिए कि अगर आपको बताने हो कि मैम मेरे नंबर इतने आए हैं, तो आप क्या कहेंगे? शादी करके मैम लोग खुश भी होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं, इवन शादी सबको करनी चाहिए, बिना शादी के रखा गया, बड़ी अच्छी चीज है। जरूरी नहीं है बेटा, शादी, मैरिज इज नॉट कंपल्सन, इट्स अ चॉइस। आपको करनी है करिए, नहीं करनी है करिए ना करिए, कोई पढ़ाई नहीं है कि करनी ही चाहिए, तो शादी भी कुछ ऐसी नहीं है कि करनी ही चाहिए मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस है। चॉइस तो हाँ और ना दोनों में होती है ना, कंपल्सन नहीं है। कंपल्सन, कंपल्सन तो खैर दुनिया में कुछ भी नहीं है, एवरी टाइम एवरी पॉइंट वी हैव चॉइसेस। हाँ जी बताइएगा मुझे। बताया 14 मैम, अच्छा 16, किसी के मैक्सिमम 16 मत बताइए, मुझे पूरा लिख के बताइए, या तो आप मुझे कहेंगे 16 आउट ऑफ 20 ये मार्क्स हैं, टोटल भी तो बयां करना है ना। या फिर मैम कभी हमारे आए होंगे तो आप ऐसे आए होंगे, किसी के ऐसे तो नहीं आए 1620 या 2016? बताओ मुझे चारों में से कौन सा ऑप्शन है? या तो बेटा ऐसे मार्क्स आए होंगे 16 आउट ऑफ 20, या फिर ऐसे लिखे आए होंगे जहां पर ये ऐसा हिस्सा बना दिया गया होगा, या किसी के 1620 और 2016 तो नहीं आए, सोचो। नहीं मैम ऐसे तो किसी के नहीं आए, अगर ऐसे किसी के नहीं आए तो फिर इसका मतलब क्या है? फिर ये जो ऊपर आपने लिखा है इसको भी तो सोच लो कि क्या लिख दिया है, ही कुडंट कन्विंस हिज फैमिली मेंबर। क्या ये पार्ट देखो, ये तो है पूरा का पूरा टोटल, नीचे तो है टोटल, और ये 16 है उसका पार्ट, 16 तो है बेटा पार्ट। अब हम इंग्लिश को ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो फिर कुछ ऐसे लिखते हैं, 16 क्या है पार्ट, आउट ऑफ 20 क्या है टोटल। तो हम गौर करें, क्या ऊपर भी कुछ ऐसा तो नहीं है फैमिली मेंबर? क्या फैमिली हमारी टोटल नहीं है और मेंबर इसका पार्ट नहीं है? फिर आप इसको 2016 कैसे लिख रहे हैं? मैथ्स के रूल को इंग्लिश में अप्लाई करिए, आप कभी भी एक पार्ट और उसके टोटल को एक साथ नहीं लिख सकते। आप 16 20 या 2016 नहीं लिख सकते हो, तो फिर आप इंग्लिश में भी मत लिखिए। फिर मैम क्या करें? भैया लिखा तो है, ऑफ प्रपोजिशन को यूज करके आप बना सकते हैं, ही कुडंट कन्विंस अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली, a member of his family। यहाँ पर भी तो लिखा है 16 आउट ऑफ 20, तो लिख दो मेंबर ऑफ हिज फैमिली, ऑफ प्रपोजिशन का यूज करो, वो उसका हिस्सा हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई टोटल हो और उसका कोई पार्ट हो तो उन्हें एक साथ 2016 या 20 16 20 मत बनाइएगा, उन्हें हमेशा ऑफ नाम की प्रपोजिशन के साथ यूज करिए। लेकिन ये जरूर देखिए कि वो टोटल है भी या नहीं, मतलब उसका वो हिस्सा है भी या नहीं, बेमतलब मत कर दीजिएगा।
अगर बात समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर बताएंगे। 20 out of 20 मैम, ठीक है सुनंदा, वेरी गुड। अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर बता पाएंगे आप, और उम्मीद है कि बता ही देंगे। वेरी गुड बेटा, मेंबर ऑफ क्लब, राइट। तो हमें बोलना चाहिए दे अलोंग विद देयर फ्रेंड्स मेट अ मेंबर ऑफ क्लब। गौर करिए, क्लब पूरा है, क्लब ये है, और इस क्लब में से उसका एक मेंबर है, तो एक साथ नहीं लिख सकते। क्लब टोटल है, मेंबर उसका पार्ट है, तो आप टोटल पार्ट को ऐसे नहीं लिख सकते, आपको ऑफ प्रेपोजिशन से लिखना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? सुरेखा, मीनू, सीमा, कोई टेंशन तो नहीं, दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो आगे देखते हैं। कलेक्टिव नाउन की अप्रोच। कलेक्टिव नाउन में वैसे तो हमने आपको सिखाया था कि कलेक्टिव नाउन ग्रुप है, और अगर वो कोई ग्रुप इंडिकेट करता है तो वो सिंगुलर वर्ब लेता है, उसका प्लूरल बना ही नहीं सकते। चलो ठीक है, पर कहीं कहीं चीजें थोड़ा सा अलग भी हो जाती हैं, डिपेंड कर जाती हैं कि वहां पर हम प्लूरल सेंस कहना भी चाहते हैं या सिंगुलर। इससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करती हूँ। पहला सेंटेंस, द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट इन फेवर। जूरी ने फेवर में अपना जो फैसला दिया है। अब बेटा जूरी का मतलब क्या है? जूरी मतलब जजेस का ग्रुप। मान लो यहाँ पर 3 जज के 1 2 3 इन्होंने एक फैसला लिया है, तो जो इनका कार्य है वो कलेक्टिव अप्रोच है। जो इनका कार्य है वो कलेक्टिव अप्रोच है, तो इसका मतलब जूरी के साथ हैज को यूज करना सही है। हैज गिवन, बेटा जब फैसला दिया होगा तो तीनों ने मिलकर दिया होगा ना, ऐसा तो हुआ नहीं होगा एक कह रहा है इसको 5 साल की सजा दे दो, एक कह रहा 3 साल की, एक कह रहा 2 साल की, तो वो अलग अलग कह रहे 2 साल की, फिर कह रहा वो एक 5 साल की, एक 7 साल की। नहीं बेटा, जब वो एक फैसले पर आते हैं तो वो डेफिनेटली एक ही रहता है, तो उनके कार्य पर डिपेंड करता है कि हमें सिंगुलर वर्ब का यूज चाहिए था प्लूरल। हमने कहा जूरी ने जब फैसला दिया है फेवर में, इस लाइन को पढ़कर समझ में आ रहा है कि इन तीनों ने मिलके आपस में एक यूनिट अपने आप को मानकर एक फैसला दे दिया है, तो मुझे हैज का प्रयोग करना चाहिए जो कि सिंगुलर है, बट यहां पर गलत हो गया। अगर जूरी सिंगुलर है तो देयर का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? देयर का भी प्रयोग नहीं कर सकते। जूरी सिंगुलर तो उसका पॉजेसिव जो एडजेक्टिव है वो भी इट्स होना चाहिए, देयर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। जूरी हैज हैव क्वारल्ड विद वन अनदर। जूरी जो है ये तीनों आपस में लड़ गई हैं, एंड गेव देयर जजमेंट्स ऑन द शो। अब भैया आपस में लड़ाई हो गई है इनकी, और उनने शो पर अपने जो जजमेंट्स जो हैं वो पास कर दिए हैं। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा एक्शन है जो हमें ऐसा लग रहा है कि भैया गड़बड़ हो गई। अब जब इन्होंने अपने जजमेंट्स दिए हैं, अलग अलग जजमेंट्स दे दिए अपने शो पर, जूरी हैज क्वारल्ड विद वन अनदर। वन अनदर से भी आपको शो हो रहा होगा 2 से ज्यादा। क्या इनका जो कार्य है वो एक ही नजर आ रहा है? यहाँ पर साफ साफ लिखा है
कि वो आपस में लड़ गई हैं, ये इससे लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है, तो जूरी बिखर चुकी है। तो जब जूरी बिखर चुकी है तो सिंगुलर का प्रयोग नहीं, प्लूरल का प्रयोग सही है। ऐसे केस में हमें हैव का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिए। अगर उनका काम एक सिंगुलर अप्रोच को कहता है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगर उनका काम आपस में ही बिखर चुका है, साफ साफ लिखा है क्वारलिंग, जब वो झगड़ रहे हैं तो आपस में झगड़ रहे हैं भैया, ये इससे मतलब तीनों आपस में झगड़ रहे हैं, तो ऐसे केस में उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखिएगा, अ कमिटी हैव बीन फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट अ केस। केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी बनाएगी। कमेटी क्या है? ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है। तो बेटा एक कमेटी, एक यूनिट नजर आ रही है, तो हमें कहना चाहिए मैम हमें प्लूरल नहीं सिंगुलर का यूज करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, द कमेटी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब भैया कमेटी में तो जो कमेटी बनाई है उस कमेटी में 8 मेंबर थे, 10 मेंबर थे, पहले तो वो फॉर्म की गई, तो जब फॉर्म की गई तो एक यूनिट बन गई। लेकिन हमने कहा अब तो उनके ओपिनियंस आपस में 10 लोग हैं, 10 के आपस में ओपिनियंस क्या हो गए हैं? डिवाइड हो गए हैं। तो जब भी कोई नेगेटिव अप्रोच लड़ाई की, डिवाइड की आपको लगे, तो इसका मतलब ये एक यूनिट बची ही नहीं। अगर एक यूनिट होती तो एक फैसला होता, तो ये तो आपस में लड़ रही हैं, तो मुझे कमेटी के साथ भी आर लगाना पड़ सकता है। ठीक है जी, आगे देखिएगा, टू कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड। अब यहाँ तो कमेटी के साथ हमने क्या लगाया? 2 लगाया है। जब लगा ही इसकी गिनती ही हमने 2 में कर दी, तो इसके साथ किसका प्रयोग करना चाहिए? प्लूरल का प्रयोग करना चाहिए। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिंगुलर भी प्रयोग हो सकता है, प्लूरल भी प्रयोग हो सकता है। डिपेंड किस पे करने वाला है? देखकर हमें डिपेंड होने वाला है। तो हमें कुछ कलेक्टिव नाउन जरूर ध्यान रखनी होगी जिनके बारे में हमें पता हो कि एक ग्रुप होते हैं। तो मैं आपको कुछ बताती हूँ, आपको ये ध्यान भी रखनी है। फ्लोक किसको बोलते हैं? फ्लोक। फ्लोक बच्चा, ये जो शीप होती हैं, गोट्स होती हैं, ये बर्ड्स, इनके ग्रुप को फ्लोक बोलते हैं। अगर मैं आपसे ये बोल दूं फ्लोक ऑफ फ्लोक ऑफ शीप प्रेजेंट हियर इज या आर, क्या यूज करना चाहिए मुझे? अच्छा, बंच ऑफ कीज। इज या आर क्या यूज करना चाहिए मुझे? अब हम अगर ये देखेंगे मैम, कीज तो प्लूरल है, या शीप भी मैम प्लूरल हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है। यहाँ तो चलो आप ये मान लेंगे कि सिंगुलर है, तो मैं इज का यूज कर लूं, पर इसका क्या करेंगे? आ बंच ऑफ कीज। कीज अगर अकेला होता तो प्लूरल है, पर मैं इस कीज को एक बंच में डालकर मैंने एक पूरी यूनिट बना दी, उससे बना दिया आ बंच। तो अब ये जो बंच है ये तो प्लूरल नहीं रहा ना, अब ये तो सिंगुलर हो गया। समझ में आ रही है बात? जब मैंने कहा शिप तो सिंगुलर प्लूरल है, बट आ फ्लोक तो उसके झुंड की बात करी, एक झुंड। अब तो मैंने उसको कंबाइन कर दिया, तो जब मैंने उसको कंबाइन कर दिया, फ्लोक बोलूं, आप फ्लीट बोलूं। फ्लीट किसको बोलते हैं? जो शिप होती है आपके, जो जहाज है, उनके ग्रुप को फ्लीट बोला जाता है। तो अगर आप फ्लीट यूज किया जाए वर्ड, आ फ्लीट ऑफ शिप्स, तो भाई चाहे कुछ भी हो जाए, जब हमने एक उसका ग्रुप बना ही दिया है, तो हम उसके साथ प्लूरल कैसे यूज कर सकते हैं? ऑलवेज यूज सिंगुलर। मैंने कहा फ्लाइट, फ्लाइट जो है फ्लाइंग बर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं, तो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स प्लूरल नहीं हो जाएगा। ऑफ के बाद जो है वो ऑफ का प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है अ फ्लीट, अ फ्लोक या फ्लाइट, अ ग्रुप, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऑलवेज यूज सिंगुलर। नहीं सूरज, आप दोनों नहीं यूज कर सकते हो। बंच है, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज इज हियर, तो यहाँ पर चाबियों का एक गुच्छा है, तो आप एक गुच्छे की बात कर रहे हैं, चाबियों की बात यहाँ पर कर ही नहीं रहे। तो आप क्या यूज करेंगे इनके साथ? सिंगुलर को यूज करेंगे। जो यहाँ हमारे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज्यूरी से रिलेटेड पूछा जाता है, कि ज्यूरी के ओपिनियन अगर अलग अलग हो जाए तो प्लूरल वर्ब, अगर एक ही है तो सिंगुलर। इसके अलावा एक क्वेश्चन कमेटी पे पूछा गया, कमेटी में भी लोग हैं, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं या फिर एक दूसरे के विरोधी हो गए, एक दूसरे से
खफा हैं तो प्लूरल अदरवाइज सिंगुलर। इसके अलावा जितने भी हमारे केस हैं किससे रिलेटेड, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड, वो एक सिंगुलर अप्रोच को कहते हैं, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। कॉन्वे वर्ड हम बहुत सुनते हैं, कॉन्वे जा रहा था, पुलवामा अटैक जब हुआ तो हमारे कॉन्वे पर हुआ, तो जो हमारे सिक्योरिटी में व्हीकल्स थे जो सेना जा रही थी उसे कॉन्वे बोला गया। अमाडा वर्शिप का जो ग्रुप है उन्हें बोला जाता है। प्राइड जो है शेरों के ग्रुप को प्राइड बोलते हैं, ऑफ कोर्स उन्हें बहुत प्राइड होता है अपने आप पे। पंच बेटा कीज का हो सकता है, फ्लावर का हो सकता है, या क्रूक्स का हो सकता है। क्लियर एवरीवन। क्योज जो वर्ड है वो सिंगर्स का होता है, देखा होगा आपने। अलायंस जो है पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस हो गया, सुना होगा अलायंस हो गया। हमारे जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो बहुत सारे अलायंसेस होंगे, तो वो जो एन अलायंस जो हो गया वो पॉलिटिकल पार्टीज का दो से ज्यादा का भी हो सकता है। ट्रूप सोल्जर्स के ग्रुप को कहते हैं। और स्टेज परफॉर्मेंस जो है उसमें ट्रूप में ई वर्ड को ऐड कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने सुना होगा, ठीक है, डायरेक्टर्स का। जूरी जजेस के ग्रुप को कहते हैं। और देखिए क्रू सेलर्स जो नाविक हैं उनको क्रू मेंबर्स, हमने उस दिन भी आपको समझाया था। गैंग क्रिमिनल्स का होता है। सिंडिकेट्स जो है हमारे मर्चेंट्स का है, व्यापारियों का है। मॉब जो है एंग्री पीपल, बेबी लड़कियों के ग्रुप को कहते हैं। फिश के ग्रुप को, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया स्कूल, तो बच्चे किसी से भी नहीं हो पाया जो पहली बार आया, तो फिश के जो ग्रुप को स्कूल कहते हैं। ऐसा सुनकर बहुत सारे लोग तो अभी बेहोश हो जाएंगे, और स्कूल कहते हैं, हाँ जी बेटा उसे स्कूल कहते हैं, वो भी स्कूल है जिसमें आप पढ़े। और मछलियों का जो ग्रुप है उसे भी स्कूल कहा जाता है। शोल वर्ड तो सुना होगा पर स्कूल में भी न्यू, प्लीज स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट ही हुआ। तो अब आगे हम देखेंगे स्वॉर्म वर्ड को यूज किया जाता है। इंसेक्ट्स का जो ग्रुप है, फ्लाइज जो है, मक्खियां जो है, मधुमक्खियां जो है, और आंट्स जो है उनके ग्रुप के लिए। लोग जो है हेयर्स के ग्रुप को लोग कहते हैं, लोग। गठबंधन हिंदी में बोला जाता है, लायंस, एग्जैक्टली। और देखिए हीप क्या होता है, हीप जो ढेर है, कूड़ा है, उसका हीप बोला जाता है, या फिर मनी का हीप भी हो सकता है, सैंड का भी हो सकता है, डस्ट का भी हो सकता है। स्टैक जो आते हैं बेटा, पेपर्स के आते हैं, पेपर्स के स्टैक ले आओ, मतलब कि उनके ग्रुप को बोला जाता है। बंडल भी बोला जा सकता है। और इसके अलावा क्लोथ्स का बंडल होता है एक पूरा, क्लोथ्स का बंडल, किताबों का बंडल भी हो सकता है। डेलीगेशन जा रहा है, एक डेलीगेशन हमारा अमेरिका जा रहा है, एक डेलीगेशन मान लो कोलकाता जा रहा है। डेलीगेशन क्या है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, डेलीगेट्स हैं, उनके ग्रुप को डेलीगेशन बोला जाता है। हर्ड क्या है, ग्रुप है, झुंड है, कैटल का, डियर का, शिप का। बेंच, जजेस की बेंच भी होती है, जजेस की जूरी भी होती है, पता होगा आपको, है ना। चेन किसको बोला जाता है, माउंटेन्स की चेन है, या इवेंट्स हैं उनकी भी चेन बोली जाती है। ये आप थोड़ा सा देखेंगे हर एक के बारे में, मैं कुछ इंपॉर्टेंट से लिख देती हूँ जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्लोक, स्टार लगा देती हूँ, जो एग्जाम्स में पूछे गए। कॉन्वे, पंच, ट्रूप, जूरी। अच्छा, पार्लियामेंट, देखो पार्लियामेंट भी अजीब लगेगा आपको, हाउस के ग्रुप को कहते हैं। इसके अलावा हमारा बेबी, स्कूल, डेलीगेशन, ग्रुप, बस। चलो कंपाउंड नाउन के बारे में जिक्र करते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होती है, जैसा कि नाम शो कर रहा है, जो नाउन आपस में मिलकर एक नई नाउन का निर्माण करते हैं उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे मैंने कहा शूज मेकर, तो बेटा ये दो तरीके से मिलकर बनी होगी, इसमें एक तो शू नाउन है और एक मेकर है, एक तो शू है और एक मेकर है, दोनों को मिलाकर बनाया गया शू, शूज मेकर, ऐसा ही बनाया गया, जूते बनाने वाले। अब हम ये नहीं कहना चाहते कि एक जूते बनाने वाले, दो जूते बनाने वाले, जूते बनाने वाले, हम इन दोनों को जोड़कर प्लूरल नाउन बनाना चाहते हैं। मैनी का मतलब है एक से ज्यादा, तो डेफिनेटली ये जो है इसे प्लूरल होना चाहिए। अब हमने क्या किया, शूज को तो वही प्लूरल रहने दिया जैसा था, वो जैसा होता है। पर अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट सोच के बताओ, जो ये मैनी जो है, जो प्लूरल है, ये जूते प्लूरल हैं या जूते बनाने वाले प्लूरल है?
जी प्रीति, दोनों यूज होते हैं, हावी भी और स्वाम भी। सोचो, यहाँ पर जो बनाने की बात हो रही है, देयर लिव्ड, वहां रहते थे, मैनी शूज, या फिर जूते बनाने वाले। अच्छा छोड़ो, एक होता चॉकलेट मिल्क, एक होता मिल्क चॉकलेट, दोनों में कोई अंतर है? बेटा जब ये मिल्क का गिलास था मेरे पास, इसमें मैंने चॉकलेट मिला दी, घुमा दिया, तो ये क्या बन गया, इसे क्या बोलूं, मिल्क चॉकलेट या चॉकलेट मिल्क? आप कहेंगे मैम जो मेन है वो तो मिल्क है, मैं बोलूंगी चॉकलेट मिल्क, डिपेंड करेगा, वो तो मेन जो है। अब अगर मैं एक चॉकलेट बना देती हूँ, इस चॉकलेट को बोलूं ये मिल्क चॉकलेट है, तो मेन तो चॉकलेट है, मिल्क तो उसके अंदर एडिशनल चीज हो गई, तो मेन तो यहाँ मेकर है जो कि प्लूरल है, शूज नहीं। तो हमें शू मेकर्स को हम यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं बेटा? शूज बनाने वाले, यहाँ पर प्लूरल है, तो हमने तो भैया मेकर के साथ तो प्लूरल बनाया ही नहीं, तो मुझे क्या बोलना चाहिए था, मुझे शू मेकर्स का यूज करना चाहिए था। इस तरीके से कुछ कंपाउंड नाउन बनती हैं जिन्हें प्लूरल बनाते ही हम परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, होता कुछ नहीं है, जैसा चॉकलेट मिल्क में होता है उसी प्रकार मिल्क चॉकलेट में होता है। नाउन प्लस नाउन जब मिलती है उसे कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो अब हमारा डिपेंड करता है कि हम किस में एस लगाएंगे, है ना? तो इस चीज को डिपेंड, इस तरीके की हमें कुछ नाउन पढ़नी होगी। क्लियर हो रही है बात या दोबारा बताएं? शू कॉबलर्स भी होते हैं मैम, हाँ शू कॉबलर्स भी होते हैं, शू मेकर्स भी होते हैं। तो हम इन्हें चॉकलेट, दोनों अलग अलग चीज हैं बिल्कुल, मिल्क चॉकलेट इसको बोलते हैं, उसको चॉकलेट मिल्क बोलते हैं, तो इसको शू मेकर्स बोलते हैं। आप डालेंगे कहीं देखेंगे भी तो शूज मेकर्स नहीं, मेकर नहीं होता, शू आगे शू मेकर्स। अब आप कहेंगे मैम एक जूता है, जो जूता बेटा जूता जूता ही है। आई ऑर्डर्ड 5 ट्रक्स फुल ऑफ सैंड फॉर बिल्डिंग माई हाउस। आपके घर में डेफिनेटली कोई पीने की दवाई होगी, कोई खांसी की, कोई डाइजेशन की, कोई ना कोई दवाई हो सकती है। आप उस बोतल पर देखिएगा लिखा रहता है टेक 2 स्पून फुल या स्पून फुल। आज ये काम आपको करना है, ठीक है भाई? मेरे अकॉर्डिंग मेरे घर में जो है उसमें तो स्पून के बाद फिर फुल लगाया जाता है, फिर उसके साथ एस लगाया जाता है, ट्रक फुल्स। आपके में देख लीजिएगा क्या है, आज ये काम आपको करना है। कोई भी बोतल लेनी है उसके ऊपर देखना है स्पून फुल रहता है या स्पून फिर बाद में फुल रहता है, देखना, ठीक है, चेक करना। ट्रक्स के साथ नहीं लगाना बेटा, ट्रक फुल जहां पर है फुल के बाद लगाना है। बाकी ये तो कुछ कंपाउंड नाउन का जिक्र करते हैं। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल बेटा जो मेन जो है उसके साथ हमें प्लूरल लगाना पड़ेगा, बोलेंगे अटॉर्नीज जनरल जब हमें प्लूरल बनाना है तो। जनरल मैनेजर, जनरल के साथ तो लगाना ही नहीं है, मेन बात तो वो मैनेजर है, वो तो उसकी पोस्ट का आइडेंटिफिकेशन है कि कौन सा मैनेजर, जनरल मैनेजर। तो प्लूरल बनाना है तो जनरल मैनेजर्स होगा, जनरल नहीं, अटॉर्नी है तो अटॉर्नीज जनरल होगा। सेक्रेटरी जनरल है तो जनरल से तो हमें कोई मतलब ही नहीं, सेक्रेटरी का प्लूरल होगा सेक्रेटरीज जनरल। अब सन इन लॉ में देखिएगा, इन और लो तो कुछ भी नहीं, सन इन लो कौन है? अब मदर इन लो, मेन तो मदर है ना, इन लो नहीं कि मेरे हस्बैंड की साइड की जो मदर है डैट इज मदर इन लो, मेन तो मदर है ना। इन लो तो उसका जैसे जनरल है ऐसे है ना? तो ये प्रपोजिशन इन लो से हमें लेना नहीं, हमें जो बनाने हैं सन्स बनाने हैं, जो मेन है वो सन्स इन लो होगा। इसी तरह मान लो किसी की बहू है तो उन्हें डॉटर्स इन लो बोलेंगे, ना कि डॉटर इन लॉज बोलेंगे, ठीक है? तो डॉटर, डॉटर का प्लूरल बनाएंगे क्या बोलेंगे? डॉटर्स इन लो। इसी तरह मदर इन लॉ में है, फादर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, इन लॉ से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम बनाएंगे मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। क्लियर एवरीवन?
प्लूरल बनाना है। प्लूरल बनाना हमें पता होना चाहिए, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमें पूरा आइडिया होना चाहिए। देखिएगा आगे, स्टेप मदर। बेटा इस बात से मतलब नहीं है कि वो मदर है या स्टेप मदर है, पर मदर जरूर है। तो हमारी जो मेन नाउन है वो मदर्स है, स्टेप मदर्स, स्टेप फादर्स। इसी तरह शू मेकर, सिंगुलर है तो शू मेकर, प्लूरल बनाते हैं तो शू मेकर्स है। शू को प्लूरल नहीं बनाना, मेकर को बनाना है। इस तरह पेन मेकर, तो पेन को प्लूरल ना बनाकर पेन मेकर्स को प्लूरल बनाइए। पासर बाय, बेटा प्रपोजिशन के साथ तो एस लगाना ही नहीं, हम बोलेंगे पासर्स बाय, जो राहगीर होते हैं। लोकर बाय, लोकर बाय के साथ तो लगाना ही नहीं, बोलेंगे लोकर्स बाय। नेक्स्ट देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रपोजिशन और प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के साथ तो लगाना नहीं, मेन तो हमारा जो नाउन है वो कोड है, कोड्स ऑफ कंडक्ट। ऑफिसर इन चार्ज, इन चार्ज नहीं, ऑफिसर को प्लूरल बनाइए, कहिए ऑफिसर्स इन चार्ज, याद होगा। आगे देखिएगा, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं, कमांडर्स इन चीफ। अब आगे आए हमारे फुल वाले कुछ, तो चाहे बैग फुल हो, ट्रंक फुल हो, माउथ फुल हो, हैंड फुल हो या स्पून फुल हो, ऑलवेज यूज फुल्स। फुल को बनाइएगा फुल्स, ये याद रखने हैं आपको, फुल्स। मैं एक बार फिर से करवा देती हूँ, ठीक है, पढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल, जनरल तो कोई पोस्ट है ही नहीं, ठीक है, तो हमने बोला अटॉर्नी है, मेन तो क्या है अटॉर्नी, तो बोलेंगे अटॉर्नीज। मैनेजर है तो मैनेजर, सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरीज। अब जब प्रपोजिशन और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इससे के साथ तो तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो मेन नाउन तो सन है ना, मदर है, फादर है, इनका प्लूरल बनाएंगे, सन्स इन लो, डॉटर्स इन लो, मदर्स इन लो, फादर्स इन लो, ब्रदर्स इन लो। अभी के अभी याद हो जाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ बस। अब आगे देखा, जो मेन हमारी नाउन है वो स्टेप नहीं है, वो मदर है, तो बोलेंगे मदर्स फादर्स। इस तरह मेकर अभी समझाया कि मेन जो नाउन है वो शू नहीं है, जूते नहीं है, बनाने वाले हैं, तो शू मेकर्स, पैन मेकर्स। बेटा प्रपोजिशन के साथ तो कोई खिलवाड़ करना ही नहीं, पासर्स बाय, लोकर्स बाय, प्रपोजिशन के साथ तो करना ही नहीं, तो कोड्स ऑफ कंडक्ट, प्रपोजिशन प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के साथ तो कुछ नहीं करना, कोड्स ऑफ कंडक्ट, ऑफिसर्स इन चार्ज, ठीक है। आगे हम चलते हैं, हमने कहा इसके साथ तो हमें छेड़खानी करनी नहीं, इन चीफ के साथ, कमांडर्स इन चीफ। अगली हमारी पांचों है फुल से रिलेटेड, फुल को ध्यान में रखेंगे, फुल का जो प्लूरल बनाना है हमेशा फुल्स। आगे वाले को माउथ फुल नहीं बनाना, माउथ फुल्स बनाना है, ठीक है, क्लियर जी। चलो अब लास्ट हमारा हिस्सा मॉडिफायर्स की तरफ चले। मॉडिफायर्स देखो भाई, दे हैव फाउंड अ 5000 years old gold coin। तो अभी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर नाउन क्या है। दे सब्जेक्ट, हैव फाउंड हमारी वर्ब, नाउन मैम कॉइन है, ठीक है। कॉइन के बारे में एक विशेषता है, जिससे गोल्ड बोला, गोल्ड भी कैसा है, पुराना, और इसके साथ भी क्या है, 5000 साल पुराना सोने का सिक्का। तो मेन जो हमारी नाउन है वो तो है कॉइन। फिर ये जो मैम आगे इसके बारे में जो आपने विशेषताओं के समूह लगा दिए हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें बेटा मॉडिफायर कहते हैं। मॉडिफायर दूसरी भाषा में आपको समझाऊं तो इन्हें इसके बारे में विशेषता कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या कभी किसी एडजेक्टिव को प्लूरल बनाया जा सकता है बेटा जी? प्लूरल तो नाउन होती है, एडजेक्टिव तो प्लूरल होते ही नहीं है। सिंगुलर नाउन होती हैं जिन्हें प्लूरल बनाते हैं, एडजेक्टिव को तो कभी सिंगुलर से प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कहा द गवर्नमेंट हैज सेटअप, गवर्नमेंट ने सेटअप कर दी है, क्या सेटअप कर दी है, कमेटी। उस कमेटी के बारे में कुछ मॉडिफायर यूज करें, 5 मैन कमेटी, ठीक है। अब ये जो 5 मैन है, इस कमेटी की विशेषता है, ये इसका मॉडिफायर है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मॉडिफायर है वो एडजेक्टिव की तरह है, उन्हें कभी प्लूरल आप लिख ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, प्लूरल लिख ही नहीं सकते। बेटा हमेशा चेक करिए, नाउन जब भी है और एक बहुत बड़ी लंबी ऐसे दी है कि उसके मॉडिफायर यूज किए हैं, तो ऑलवेज चेक करो कि वो प्लूरल तो नहीं। कॉइन तो कुछ भी हो सकता है, कॉइन सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, वो इस आ पे डिपेंड कर रहा है, आ कॉइन, ये तो ठीक है। इसके बीच में जो शब्द है वो प्लूरल नहीं होने चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए, ठीक है। गोल्ड नहीं है प्लूरल, हाँ जी, ओल्ड नहीं है, 5000 ईयर्स तो है मैम, बेटा इसको ठीक करो, 5000 ईयर ओल्ड
गोल्ड, ये हमारा पूरा एडजेक्टिव है, मॉडिफायर है, इसके साथ हमने यूज करा कॉइन। आगे देखिए, द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ 5 मैन कमिटी। अब आ कमिटी तो ठीक है, इसके बीच में आने वाले शब्द सब हमारे मॉडिफायर है। देखने में अजीब लग सकता है, बताइएगा। समझ में आई बात? इन्हें मॉडिफायर कहते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये 5,000 तो मैम प्लूरल है ना, तो ईयर्स तो प्लूरल होना चाहिए। ये मैम 5 तो प्लूरल है ना, तो मैन होना चाहिए, वो नाउन होनी चाहिए। अगर ये नाउन है तो मुझे तो लगता नहीं ये नाउन है। अगर ये नाउन होती तो ये सबसे एंड में होती ना। ये तो इसकी विशेषता है कि 5,000 साल पुराना सोने का सिक्का है। तो 5,000 साल पुराना सोना, ऐसे तो सोना भी एक नाउन है, गोल्ड भी तो एक नाउन है। फिर यहाँ पर ये किसी नाउन से पहले आया है तो ये नाउन है ही नहीं, ये मॉडिफायर है। आपको पता होना चाहिए उस सिक्के की विशेषता है कि वो 5,000 साल पुराना सोने का सिक्का है। तो ऐसे तो साल भी मैं कहूंगी ईयर्स लगाया जा सकता है, पर वो नाउन होता तो ना। ऐसे तो मैन भी मैम नाउन है। पर जब मैंने कमेटी के बारे में विशेषता बताई है कि वो 5 आदमियों की कमेटी, तो उस कमेटी की विशेषता है कि उसमें 5 आदमी हैं। तो जब किसी नाउन से पहले कोई नाउन यूज की जाती है, वो नाउन रहती ही नहीं, वो उस समय पर उस नाउन का मॉडिफायर बन जाती है। मॉडिफायर मतलब उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, दैट इज एडजेक्टिव। क्लियर मैटर? हमेशा गौर करिएगा, हमेशा आपको ऐसे सेंटेंसेस दिखेंगे जिसमें गलत लिखा रहता है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर 3 आवर, ये ठीक है या नहीं? दे हैव डिजाइन्ड अ 60 डेज सिलेबस। बस लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कर दीजिए। देखो, दे हैव बीन वेटिंग फॉर 3 आवर। बेटा ये जो लास्ट है ना यहाँ पर आर, ये तो नाउन है ना। आप इस नाउन को तो आप प्लूरल बना सकते हैं। आगे 3 मॉडिफायर है तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल बनाना पड़ेगा, नाउन ना। अगर मैं यहाँ पर ये कहती they have been waiting for 3 hour मीटिंग शेड्यूल, तो उस टाइम पर हमें लिखने की जरूरत नहीं। अगर इसके आगे कोई शेड्यूल या मीटिंग कुछ भी ऐसा मैं लगा देती तो फिर नहीं लगाने की जरूरत। लेकिन ये तो लास्ट है, लास्ट है तो ये नाउन है। दे हैव डिजाइन्ड अ 60 डेज सिलेबस, तो ये आ तो सिलेबस है, इसके बीच में आने वाले जो वर्ड है वो इसके मॉडिफायर है। तो इसको चेक कर लेते हैं, ये प्लूरल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ तो मुझे तो प्लूरल दिख रहा है, 60 के साथ डे लगा है, डेज लगा है, तो मैं बोलूंगी आ 60 डेज सिलेबस, क्योंकि वो बीच में प्रयोग होने वाले शब्द उसके मॉडिफायर हैं। क्लियर बेटा? उम्मीद है कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ जी, सब बढ़िया, सब कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आसान था। बस आपकी एक क्लास और बची है, उसके बाद आपका नाउन चैप्टर खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस शीट भी डाली जाएंगी। नाउन चैप्टर पूरा करना है और अच्छे से करना है, कोई डाउट उसमें रहना नहीं चाहिए। ठीक है जी? रेखा, मीनू, ऑल ओके, ऑल सेट मैम? कोई दिक्कत नहीं? नो डाउट, वेरी गुड। बढ़िया से खुशी से एंजॉय करिए, मिलते हैं आपसे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।